नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 21 जुलाई 2021। स्वागत है आपका तो हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं और इसका नोट्स भी आपको हिंदी में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आज हम देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है जो डिस्कशन लाइक करने लायक है। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये अभी इनिशिएटिव के बारे में चल रही है। ये इनिशिएटिव G7 कंट्री जो है इन्होंने प्रस्ताव किया है। इससे रिलेटेड हम देखेंगे सारे डिटेल कि कैसे चीन का जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके जगह पे इसको इमर्ज करके लाया जाएगा उसके कंपटीशन में। इस चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट जो दूसरा जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा स्थानीय निकाय को सशक्त बनाने को लेकर है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है वो स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए। इसको आप GS पेपर 2 के राजनीति से संपर्क लिंक कर सकते हैं। इसमें संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हाल ही में कोविड जो आया है, कोरोना काल में जो विकेंद्रीकरण, हमारे जो विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा होना। जिस तरह से जैसे ऊपर के लेवल में सेंट्रल होता है, उसके बाद स्टेट होता है, ठीक है, उसके बाद स्थानीय स्तर का होना चाहिए, ठीक है, लोकल बॉडी। ओके, केंद्र, राज्य और लोकल बॉडी, तो 3 स्तर पे शक्तियों का बांटा गया है। इस तरह से आप देखते सकते हैं कर्नोलॉजी, ठीक है, केंद्र का, स्टेट का और लोकल बॉडी का। लोकल बॉडी के अंदर स्थानीय स्तर पे 2 तरह से होता है। एक होता है लोकल बॉडी जो होता है स्थानीय निकाय, इसमें 2 होते हैं। एक होते हैं शहर में होता है नगर पालिका, और गांव में होता है पंचायती राज। इसको संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसको जो नगर पालिका है उसको अनुच्छेद 12 के तहत है, सॉरी अनुसूची 12 जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड है, और अनुसूची 11 ये पंचायत से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड, राइट। ये संविधान में प्रावधान है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि सत्ता में विकेंद्रीकरण करने से ये हुआ कि हम कोरोना काल में जो उनके बीमारी के रोकथाम के लिए जो स्थानीय स्तर के निकाय थे उन्होंने भी सफलतापूर्वक इन्होंने काम किया, और इनसे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और सीखने की ज़रूरत भी पड़ी, ठीक है। इसमें देखते हैं कि जैसे कर्नाटक में कुछ रिपोर्ट आई है, ठीक है, जिसमें इनको कुछ सिफारिश की गई है और कुछ अवलोकन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सिफारिश किया गया है कि किस तरह से और इस स्थानीय निकाय को सशक्त बनाया जाए जिससे कि विकास की दर बढ़ सके। आपको याद होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा भारत का तभी जाके विकास होगा जब हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे। जब गांव का विकास होना स्टार्ट होगा तो फिर जाके विकास होना स्टार्ट होगा, ठीक है, तब हम इंडिया का विकास हो पाएगा। उसी थिंक का ये है। आप इसमें देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप देखेंगे पंचायती राज से रिलेटेड गांधीवादी जो फॉर्म है, ठीक है, तो उस चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कार्य को विकेंद्रीकरण करने के लिए, ठीक है, 18 कार्य था, उसमें से 17 कार्य को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें से इनके पास जो जितने भी है इनके मात्र 3 थे जिनको पूर्ण अधिकार मिला है, ठीक है, जिनके पास पूर्ण अधिकार है कि ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद मतलब ये बात कर रहे हैं कर्नाटक का, जिसमें आपको 23 स्थानीय निकाय है, उसमें चुनाव होना था, लेकिन ये कोरोना के काल में चुनाव नहीं हो पाया, जिसके कारण से। लेकिन ये बताते हैं कि इनका जो चुनाव है, ठीक है, चुनाव जो है वो टाइम पे होना चाहिए, ठीक है, समय समय पे होना चाहिए, जिससे कि जनता का विश्वास बना रहे। आपने हाल ही में देखा होगा कि बिहार में निकाय पंचायत का चुनाव होना था। इसको चुनाव का भी पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड के कारण, ठीक है, कोरोना के कारण। तो इसको अध्यादेश ला के 6 महीने के लिए इसको किसके पास दे दिया गया है? अब वहाँ के जो BDO होंगे, ठीक है, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर जो होंगे, उनके हाथों में पावर दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक सरकार एक काम और कर सकती थी कि इनका टाइम ही बढ़ा सकती थी। 4-5 जैसे 6 महीना है तो 6 महीने का समय बढ़ा सकती थी, कि जिससे कि जनता के द्वारा जो चुना गया शासक है, ठीक है, उन्हीं के पास शक्ति रहे, राइट। तो ये चीज काम कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ये काम किया, तो ये भी सही है। लेकिन बट इनका ये कहना है कि आपको 6 महीने के बाद अध्यादेश लाए हैं, फिर आपको चुनाव करवाना चाहिए, समय समय पर चुनाव होते रहे, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे प्रावधान ये किया गया था कि वार्ड सदस्य, एक होता है वार्ड सदस्य,
ठीक है। अब वार्ड सदस्य को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए वार्ड समिति का भी चुनाव होता है, ठीक है। वार्ड समिति का भी प्रावधान किया गया था कि इसकी भी स्थापना की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बेंगलोर का डाटा देते हैं कि 10 में से सिर्फ ऑडिट किया गया, जिसमें से 10 को छोड़ के सारे, ठीक है, 10 को छोड़ के जितने भी बाकी अस्थायी निकाय थे उन्होंने इसका चुनाव नहीं किया था, इसका स्थापना नहीं किया था। तो इन्होंने बता रहे हैं कि इसको स्थापना करना चाहिए, इसको स्थापना करने की जरूरत है। नेक्स्ट ये है कि महानगर की जो योजना समिति है उनको भूमिका जो है उसको आपको तैयार करना चाहिए मसौदा, जिससे कि उनको शक्तिशाली बनाए और वो जो प्लानिंग है वो राज्य स्तर पे और लोकल लेवल पे ये प्लान कर पाए कि किस चीज़ों की ज़रूरत है। इनकी जो योजना है और इनकी जो आपके पास रिपोर्ट जाता है, इस रिपोर्ट पे आपको मंथना करने की ज़रूरत है। अब मंथना करके फिर जाके आपको प्रभावी रूप से यहाँ पे आप योजना का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है, उनके द्वारा जो सिफारिश की जाती है जितने चीज़ों के लिए आपको इतना फंडिंग देना चाहिए, उन फंडिंग को पूरा किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश किया गया है वो अभी तक 9 साल में अभी तक देरी हो चुकी है, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश किया जाता है उसको इम्प्लीमेंटली मतलब जल्द से जल्द इसको लागू करवाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट ये कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सेवा है उसमें जो निकाय है उसकी जो निर्वाचन स्थल है, उनकी जो स्वतंत्रता है, उसकी मैंने इसका ऊपर पॉइंट डिस्कशन कर लिया है। इनकी स्थानीय चुनाव जो है उसको टाइम टू टाइम करवाना चाहिए और निष्पक्ष रूप से करवाना चाहिए, उसमें पारदर्शिता को देखते हुए करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि इनकी राजस्व जो जुटाने का प्रावधान है, ये राजस्व जुटाने का प्रावधान को भी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए, जिससे कि यदि इनके पास राजस्व ज़्यादा आएगा फिर जाके ये काम कर पाएंगे, योजना लागू कर पाएंगे। जब इनके पास राजस्व ही नहीं रहेगा तो ये लोकल लेवल पे काम कैसे करेंगे, इससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यथार्थ बजट बनाइए। ये ऐसा बजट नहीं बनाइए कि आप सिर्फ शो करने के लिए कर दिए कि मैंने 100 रुपये दूंगा, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे पहुँचा रहे हैं लोकल लेवल पे 10 रुपया, तो ये यथार्थ बजट नहीं हुआ। यथार्थ बजट ये होना चाहिए कि आपने यदि 100 रुपये का है तो आप 12 रुपये का बजट बनाइए, लेकिन 10 रुपये वहाँ पहुँचा दीजिए। इससे रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इनको जो अधिकार है, कार्य क्षेत्र का जो अधिकार है उसको विस्तार करने की जरूरत है। जैसे नगर परिषद को केवल 2 करोड़ तक का कोई योजना को लागू करने का और मंजूरी देने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जब जिस तरह से आपके देख रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है, इसके स्टेट में बढ़ रही है, तो 2 करोड़ बहुत कम पड़ जा रहा है। इसको बढ़ाने की जरूरत है, बढ़ा के इसको कम से कम 5 या 10 करोड़ करना चाहिए, जिससे कि ये जो नगर परिषद है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य के लिए मंजूरी दे पाए। उसके बाद है नेक्स्ट है कि मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास करने के लिए सबसे पहली चीज़ है, यदि आप लोकल लेवल पे काम करेंगे तो इनको मानव पूंजी चाहिए, मानव संसाधन चाहिए। मानव संसाधन के लिए जो लोकल स्तर पे जो रिक्त है, ठीक है, पद जो रिक्त है, कर्मचारियों का जो पद रिक्त है उसको पहले फिल करने की ज़रूरत है। ये सारा सजेशन दिया जाता है राइटर को, किस तरह से हम लोकल लेवल पे इसको आप अपना यूज़ कर सकते हैं सजेशन के रूप में, कि किस तरह से सशक्त बनाने के लिए, स्थानीय स्तर पे सशक्त बनाने के लिए हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, राइट। तो हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कि स्थानीय लेवल पे स्थानीय स्तर के सरकार को किस तरह से सशक्त बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये हाल ही में अभी इसको आप जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लिंक कर सकते हैं। ये हाल ही में G7 कंट्री का मीटिंग हुआ था, उसमें इस चीज़ों को प्रस्ताव रखा गया है। इसमें प्रस्ताव जो रखा गया है G7 कंट्री के नेताओं के द्वारा, ये रखा गया है किसके तुलना में, किसका कंपटीशन करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है, चीन के द्वारा है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं, ये बेसिक कि इसमें यह है कि इसकी जो प्रारूप है ये किस प्रकार है। तो सिल्क रोड याद आता है आपको कि कॉटन सिल्क रोड था, जिस तरह से उसी तरह से इसको भी विकसित किया गया है, ठीक है। एक यह विशाल परियोजना है अवसंरचना का, मतलब कि डेवलपमेंट करने के लिए अवसंरचना को, ये पूर्वी एशिया को यूरोप से जोड़ने का ये एक प्लान है, ठीक है। इनकी प्लान है कि पूर्वी एशिया को
यूरोप से जोड़ा जाए। इस इनिशिएटिव को जो लॉन्च किया गया था 2013 में लागू किया गया था। इसमें 2 आयाम है, पहला है कि स्थानीय स्तर पे और दूसरा है कि मेरीटाइम मतलब समुद्र के स्तर पे इसको किया जाए। इसमें क्या, इस परियोजना के अंदर रेल ऊर्जा पाइपलाइन, राजमार्ग, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें नेटवर्क को विशाल रूप से कनेक्ट करना था। इसमें हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि कैसे ये योजना काम करती है, किस तरह से फैला हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये जो जितने भी है ये सारे रोड से मिले हुए हैं, ब्लू वाला, ठीक है, ये जो रोड है ये रोड से मिला हुआ है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है ये मेरीटाइम मतलब समुद्र के अंदर है कनेक्टिविटी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी कर रहा है। यूरोप है, ये यूरोपियन कंट्री है, ये एशिया की कंट्री है, ठीक है, किस तरह से इसको जोड़ रहा है। ये अफ्रीकन कंट्री को भी जोड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये अपना जो क्षेत्र है वो बढ़ाते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कोलंबो श्रीलंका, यहाँ पे कोलकाता, लेकिन इनका कुछ आलोचना भी किया जाता है। सबसे पहला आलोचना कि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। भारत क्यों नहीं शामिल हुआ है इसमें? इसका सबसे ज़्यादा जो है ये अपने सिद्धांतों को लेके है कि भारत की जो सरकार बताती है ये जो कनेक्टिविटी पहल होता है उसमें कुछ मापदंड होता है इसका, राइट। मापदंड ये होना चाहिए कि पहला कि सुशासन, ठीक है, विधि आधारित नियम होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, समानता पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, ये है। सेकेंड पॉइंट है कि कनेक्टिविटी को वित्तीय जो जितने भी लाभ है वो मिलना चाहिए। आप जो भी चीज़ें हैं इनको ये है कि इनमें जो पारदर्शिता सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये क्या करते हैं, एक ब्लैंक चेक दे देते हैं कि आप जी श्रीलंका को जैसे दिया गया था कि आप लीजिए हम्बनटोटा को मुझे क्या करनी चाहिए, डेवलप करने दीजिए। इन्होंने हम्बनटोटा को डेवलप करने के लिए दे दिया, कोई इन्होंने तब टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा था। जैसे ही हम्बनटोटा को डेवलप हो गया उनके बाद इनसे पैसा वसूलने के लिए मांगा गया। जब पैसा वसूलने के लिए मांगा गया तो इनके पास पैसा तो है नहीं। अब क्या बोला, भैया आप एक काम करिए, आप 99 साल के लिए मुझे लीज पे दे दीजिए इसको। तो श्रीलंका तो मजबूर होगा क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा बोझ हो गया ऋण का, ठीक है, कि अब ये तो सधा नहीं पाएंगे, तो देने के लिए मजबूर हो गया। इसलिए इसमें इनके परियोजना में पारदर्शिता की कमी दिखती है, राइट। स्थानीय स्तर पे जो समुदाय होते हैं उनकी जो संपत्ति है उसका देख रेख नहीं किया जाता है। इनकी जो डेवलपमेंट है उसके डेवलपमेंट के आगे यदि कोई आएगा तो उनकी वरीयता नहीं होती है। इनका जो प्राथमिकता होता है वो अपना योजना होता है, अपनी योजना को डेवलप करना। भारत का उससे भी बड़ा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है कि किसी भी क्षेत्र को संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। ये इनिशिएटिव के अंदर नहीं किया गया है, जिसमें आप देखोगे CPEC, ठीक है, मतलब कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके द्वारा ये कॉरिडोर जो जाता है ये हमारा पाकिस्तान, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर ये रहा, ठीक है, यहाँ से होके गुजरता है। तो ये POK के भाग से जाता है, POK के भाग से जाता है। POK को हम इंडिया अपना भाग मानते हैं, ठीक है। POK को क्या मानते हैं हम, एक मिनट, POK को इंडिया अपना भाग मानता है, तो POK इंडिया का पार्ट हम मानते हैं कि POK जो है वो इंडिया का पार्ट है, राइट। तो लेकिन ये जो इनिशिएटिव है POK से जाता है जो भारत का क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं भारत। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सरकार कुछ आलोचना भी करती है इस इनिशिएटिव को, ठीक है, और आलोचना किया जाता है वर्ल्ड के सभी देशों के द्वारा, बहुत सारे देशों के द्वारा। इनका ये कहना है कि ये जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है इनका, ये जो परियोजना है, इस परियोजना का सिर्फ एक ही मकसद है कि चाइना को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ठीक है, चाइना को सशक्त बनाना। ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ये अपने मार्केट को बढ़ा रहे हैं अधिक से अधिक। इनके पास अभी क्या है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ये उत्पादन बहुत ज़्यादा करते हैं। उत्पादन जब करेंगे तो इनको तो बेचना भी पड़ेगा ना, तो बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए, ठीक है, बाजार चाहिए। जो ये बाजार डेवलप करते हैं इस इनिशिएटिव के तहत, ये देख रहे हैं आप, इस चीज़ों को देखिए कैसे ये कनेक्ट है एक देश से दूसरे देश में, किस तरह से कनेक्ट है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक बाजार डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, राइट, जिससे कि हम उनका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चाइना जो है इस रूट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी जो पहुंच है, ठीक है, अपनी जो पहुंच है, अपना जो पावर है उसको भी बढ़ाना चाहता है, ठीक है, अपना पावर को भी बढ़ाना चाहता है, जिसके माध्यम से वो एशिया अफ्रीका क्षेत्र में हो गया, ठीक है, वैश्विक लेवल पे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दबदबा को कायम करना चाहता है,
वैश्विक अर्थव्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें अमेरिका और चाइना के बीच में इस जो इनिशिएटिव है उसके लेके भी विवाद चलता है। क्या है कि आप देखोगे तो एक तरफ देख लीजिए कि व्यापारिक, ठीक है, व्यापार वॉर चलता है, ठीक है, ट्रेड वॉर चलता है किसके बीच में, यूएसए और चीन के बीच में। क्या, किस चीज़ों के लिए, महाशक्ति बनने के लिए। यूएसए अपने आप को महाशक्ति घोषित किया है, लेकिन चाइना चाहता है कि अब यूएसए महाशक्ति नहीं है, इसके कंपटीशन में एक विकल्प के रूप में चाइना उभर के सामने आ रही है दुनिया के देशों के सामने, राइट। तो इससे से रिलेटेड था, राइटर यही आलोचना कर रहे हैं, इनका कहना है। नेक्स्ट जो है, इन राइटर का कहना है कंक्लूजन में कि ये जो B3W जो प्रस्ताव रखा गया है G7 कंट्री के द्वारा, इस प्रस्ताव पे एक मेगा हो सकता है, जो चीन के मेगा योजना है उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसको कदम उठाना चाहिए, और ये जो रहेगा वो दुनिया के सामने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी बन के सामने आएगा। तो हमने देखा कि किस तरह से ये वन बेल्ट, चाइना का जो वन बेल्ट इनिशिएटिव है उसके तहत ये जो लेके आए। तो आज के डिस्कशन में हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया, स्थानीय शासन को सशक्त बनाने से रिलेटेड, दूसरा जो है हमने G7 कंट्री का जो पहल है उससे रिलेटेड। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले कि आप बुद्धा आईएएस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बुद्धा आईएएस, जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उसको भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।